सर, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा बताएंगे? वायरल हेपेटाइटिस मतलब लीवर पे सूजन आ गई है वायरल इन्फेक्शन के कारण। अब वायरस बहुत तरह के होते हैं। कुछ वायरसेस को हम हेपेटोट्रोपिक वायरसेस कहते हैं, कुछ नॉन हेपेटोट्रोपिक वायरस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ये है हेपेटोट्रोपिक, मतलब लीवर के प्रेडोमिनेटली लीवर के लक्षण को कराने वाले। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो नॉन हेपेटोट्रोपिक होते हैं, फिर भी लीवर को डैमेज कर देते हैं, जैसे कि डेंगू वायरस होता है। तो हेपेटोट्रोपिक वायरसेस जो होते हैं वो दो तरह के, अगर उनको क्लासीफाई किया जाए दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो एक्यूट हेपेटाइटिस कराने वाले, मतलब एक्यूट फेज में हेपेटाइटिस रहेगा, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, टी होता है। और हेपेटाइटिस बी का एक्यूट फ्लेयर या एक्यूट हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। कुछ केसेस में या रेयर केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, लेकिन बड़ा रेयर होता है, क्रॉनिक ज़्यादा कर। एक्यूट वाला जो फेज होगा वो 6 महीने तक चलता है, 6 महीने बाद रिकवर हो जाता है। ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई के जॉन्डिस जो पेशेंट होते हैं वो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए कई बार रिलैक्सिंग रिमिटिंग कोर्स हो सकता है, 10% लोगों में 6 महीने तक वो भी सेटल कर जाता है। पर क्रोनिक हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी और सी जो हेपेटाइटिस होते हैं, और हेपेटाइटिस डी जो इंडिया में कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इस तरह इधर चले जाएं तो अफ़गानिस्तान उस रीजन में हेपेटाइटिस डी भी बहुत कॉमन होता है। पर हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये क्रोनिक बीमारी फैल सकते हैं। क्रोनिक बीमारी मतलब आपको कुछ टाइम के लिए सिम्टम आए और उसके बाद सिम्टम ही नहीं आए, या हो सकता है आपको सिम्टम ही ना आए और एकदम से जब लीवर ख़राब हो गया तब आपको पता चला किसी और लक्षण के कारण कि आपको तो कई साल से हेपेटाइटिस चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो ये फैमिली में भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इसीलिए सब मदर्स का प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस बी का भी और सी का भी, और अगर कुछ निकलता है तो उसका निदान भी किया जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बचपन में ही हो गया पेरेंटल ट्रांसमिशन से, तो फिर अगर रिकवरी टाइम से एक्शन नहीं लिया गया तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 5%। अगर किसी को अडल्टहुड में आके इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी का, तो चांसेस ऑफ रिकवरी कि आपकी बॉडी उसको रिकवर कर देगी वो लगभग 95% चांस होता है। और इसलिए जब भी इन्फेक्शन होते हैं इनका ये जानना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन अभी का है या पुराना है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। और इनमें से हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत साइलेंटली चलता है और कई बार सिरोसिस या लीवर कैंसर के साथ ही प्रेजेंट करता है। तो स्क्रीनिंग करना जरूरी रहता है। जो हाई रिस्क लोग होते हैं, हाई रिस्क लोग कौन होते हैं? जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर है, जिनका काम से निकालने का ज़्यादा है, या जो नशा करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो हाई रिस्क हो जाते हैं। जो टैटू करवाते हैं, तो टैटू भी ऐसे ही कहीं भी नहीं करवा लेना चाहिए, बहुत इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लड बोर्न जो कौन कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का और सी का इन्फेक्शन ब्लड बोर्न होता है। हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन जो होता है वो वाटर, गंदा पानी, गंदा खाना, इनसे ट्रांसमिशन से होता है। जिनमें हेपेटाइटिस ए और बी जो वायरसेस हैं ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। और हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन इंडिया में जल्दी ही आने वाली है। चाइना में या नेपाल में इसके बहुत सारे ट्रायल हुए हैं और काफ़ी इफिकेसी पाई गई है। इंडिया में भी कुछ टाइम में हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन आ जाएगी। तो हेपेटाइटिस ए, बी और ई अगर हम बात करें तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, तो इसलिए वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। अगर कोई भूल गया कि मुझे पता नहीं मेरी वैक्सीन हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं कैसे जानूँ कि मेरे अंदर इम्यूनिटी है कि नहीं? सिंपल सा टेस्ट होता है, anti-HBs टाइटर। हेपेटाइटिस बी के लिए anti-HBs टाइटर चेक करा लीजिए। अगर 100 के ऊपर है आप बहुत अच्छे सेफ है, 10 के ऊपर है इम्यून है, लेकिन आपको एक पॉजिटिविटी जरूर। और अगर 10 से कम आपकी वैल्यू आती है तो आपको पूरा का पूरा वैक्सीनेशन दोबारा से लेना चाहिए। तो कम से कम वायरल हेपेटाइटिस जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है उनसे तो हम बच ही सकते हैं अपना वैक्सीनेशन करा के और अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके।